दानियाल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर अब ये सारी चीज़ें जिसका मैंने जिक्र किया वो तो हो गई, आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि कोई मौजूदा हुकूमत आप समझते हैं कि अभी तक जो इकदाम उठाए गए हैं उन इकदाम से कोई अवाम को रिलीफ मिलेगा, या आप समझते हैं कि नहीं ऐसे फैसले किए गए हैं कि आने वाले दिनों में मजीद जो है वो बोझ बढ़ेगा अवाम के ऊपर? ज़ाहिरी तौर पर बोझ पड़ेगा। आप देखें बिजली की कीमत भी बढ़ाई जा रही है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाई जा रही है, नेचुरली आने वाले दिनों में गैस की कीमत भी बढ़ाई जाएगी। तो इन चीज़ों का असर तो पड़ेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात हाँ। है इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए जो आईएमएफ ने अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद अपना बयान जारी किया है, उसमें वाज़ेह तौर पे उन्होंने तनकीद की है स्टेट बैंक के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है, यानी जो शरह सूद है, इसको ऊपर रखना पड़ेगा ताकि महंगाई कम हो सके। और आपने देखा कि जो बजट से पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी, उसकी जो रिलीज प्रेस रिलीज आई, उसमें उन्होंने कहा कि हम इसको यहीं रख रहे हैं 22% पे। हम देखेंगे अगर बजट इन्फ्लेशनरी हुआ तो फिर हम इसको नहीं कम कर सकेंगे, और अगर बजट इन्फ्लेशनरी ना हुआ तो फिर शायद इसकी कोई गुंजाइश बने। तो जाहिर बात है बजट तो बहुत इन्फ्लेशनरी आया, लेकिन बजट 7 तारीख को आना था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 9 तारीख को थी, और 7 तारीख के हाँ। बजाय गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ हीले बहानों से एक तरीका अपनाया, जिसमें उन्होंने मीटिंग ये बजट को डिले कर दिया 12 तारीख तक। यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को वो इंफॉर्मेशन ही नहीं आने दी कि वो फैसला कर सके, हालांकि ऑब्वियसली उस वक्त तक बजट तो तैयार था। तो ये एक बड़ा स्लाइट ऑफ हैंड के तरीके से, एक चालाकी से जो है इंटरेस्ट रेट कम करवा लिया, और जानते थे कि बजट के ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, लेकिन चूंकि इनके अपने कारोबार उस शरह सूद से चलते हैं, जितना वो कम होगा इनको पैसे बचेंगे, जितना वो ज्यादा होगी इनकी किस्त बढ़ेगी तो उनकी जेब पे लेकिन दबाव दानियल आएगा। अजीज साहब, हाल ही में आपने आपने सुना होगा कि खुद वज़ीर आज़म साहब ने एक जगह पे ये भी बात की कि वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे, बल्कि वो अगर हुआ तो रिज़ाइन भी कर देंगे। आप क्या देख रहे हैं कि अगर ये प्रेशर बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में कोई सियासत में कोई तब्दीली देख रहे हैं आप? कि वाज़ेह तौर पर ये हुआ है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये वही जमात है जिन्होंने 1997 की दहाई में जब इनकी हुकूमत बनी तो इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, जिसमें बजाय टैक्स हाँ। की तरफ रुझान करने के इन्होंने अवाम को बोला कि आप मदद करें, पाकिस्तान मुश्किल में है और आप पैसे दें। उन पैसों में से कोई 1 रुपया भी कर्ज अदायगी के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि जो कर्ज़े हसना मिला उसके साथ वो रकम वापस की गई, और जो मुख्तलिफ बॉन्ड्स खरीदे गए जो कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की शक्ल में थे, उसका तीसरा हिस्सा था कर्ज उतारो मुल्क संवारो का। वो पैसे 17.6% जो कि एग्जॉर्बिटेंट एक मुनाफा रेट है, वो वापस किए गए, और पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए उसमें से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो ये अभी भी जो है पाकिस्तान के पास अब कर्ज मजीद लेने का गुंजाइश ही नहीं है। तो अब वक्त आ गया टैक्स देने का, तो टैक्स इन्होंने ही देने हैं जो अमीर लोग हैं, क्योंकि ये गरीब मुल्क है। तो अब जब टैक्स लेने का हाँ। टाइम आ गया तो मुख्तलिफ हीले बहाने इस्तेमाल हो रहे हैं कि जी ये ट्रैक एंड ट्रेस नहीं ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल नहीं ठीक है, ये जी एफबीआर के अफसरान को निकाल दें। और उसके बाद आप देख लेंगे ताजर दोस्त स्कीम भी बुरी तरह फेल हुई, अब उसको रिफर्बिश करने की कोशिश की जा रही है 1000 रुपए माहवार पे। तो ये हीले बहाने इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनको अच्छी तरह पता है कि ये किस तरह से टैक्स कलेक्ट होना है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने शहबाज शरीफ साहब को बताया था जब मैं सीएमएच में दाखिल था, ये मुझे मिलने आए, मैं एक्सीडेंट से रिकवर कर रहा था, और मैंने इनका बाजू नोच नोच के कहा कि खुदारा एफबीआर को अच्छा दुरुस्त कर दें, नहीं तो ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा अलमिया बनेगा कि ये मुल्क को डुबो सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन की, और उन्होंने कहा कि मुझे तो इन चीज़ों का इतना पता नहीं है, मैं आपके पास वफ़द भेजूँगा। तो कुछ हफ्तों के बाद जब मैं घर चले गया, डिसमिस हो गया और घर रिकवरी के लिए चले गया, तो उन्होंने आहत चीमा साहब को भेजा उस वफ़द को, और उनको मैंने सारी बात समझाई।